ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? जी हाँ गुड सर। इवनिंग सर। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग, नमस्ते। यस सर। हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके, सब लोगों हाँ को सर, आवाज आ प्रॉपर रही जा है। रही है ना? यस सर, यस सर। ओके ओके। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझको बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। वेट अ मोमेंट। हाँ सर, हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हाँ सर। जी हाँ। ओके ओके, परफेक्ट। अभी मैं आप लोगों को बस थोड़ी देर के लिए बस म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से वो नॉइज ना आए और हम लोगों का क्लास प्रॉपर सही तरीके से चल पाए। ओके, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस समझा था, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा था। पहला हम लोगों को क्या था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ट्रेंड उसके कितने टाइप्स होते हैं पहले हम लोगों ने ये समझा, फिर ट्रेंड उसके कितने टाइप्स होते हैं ये समझा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्क करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे मार्क करना जरूरी होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, इसको किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। तो फर्स्ट पेज हम लोगों का क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। हम लोगों ने समझा था कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हाई लो क्लोज ओपनिंग बॉडी वीक, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आप 80% जो ट्रेड करते हो ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, उसमें आप ट्रैप हो जाओगे। तो ब्रेकआउट के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे उसको आप लोग फॉलो करो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। जितने भी लोग अभी उसको फॉलो करना स्टार्ट किए होंगे, आई होप उनको कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा। उसके बाद हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स के टाइप समझे थे, बुलिश कैंडल्स, बेरिश कैंडल्स, न्यूट्रल कैंडल्स, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। मैंने आपको ये बताया था कि इसको कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए, कब यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कब नहीं करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, हैमर कहीं पे भी देखते हैं ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, बट जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो हर जगह हैमर पे ट्रेड में एंट्री नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को उस दिन एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चार्ट पैटर्न्स, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजों को क्लियर कर लिया था। अब जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज जो हम लोगों की वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो इसके कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिसको आप फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग जब हम लोग समझ जाएंगे फिर हम लोगों का नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स के बारे में समझेंगे, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसे हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगा फिर हम लोगों का स्टार्ट क्या हो जाएगा, फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, जिसके लिए आप इस क्लास को ज्वाइन करो तो फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग में प्रॉपर टाइम लगेगा। तो वो हम लोगों का आने वाला टाइम में समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या समझना है, स्विंग ट्रेडिंग समझना है। बट स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझको ये चीजें बता दो कि अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी चीजें बताया सब लोगों को क्लियर है, समझ में आया सारी चीजें? यस और नो? यस सर। ओके फाइन। यस सर, यस। ओके परफेक्ट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या, स्विंग ट्रेडिंग। समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग का पीडीएफ यहाँ से निकाल लेता हूँ। और जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो पूरा पीडीएफ है ना मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट करवा के भी रख सकते हो ताकि आपको सारी चीज़ें वापस से आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको पहले रीड करो, स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स दैट लास्ट अ कपल ऑफ डेज अप टू सेवरल मंथ्स। मतलब क्या होता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो भी पोजीशन में आप इंटर कर रहे हो, ठीक है, जो भी पोजीशन में आप क्या कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, उसको आप होल्ड करोगे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करोगे शॉर्ट टर्म। एकदम शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप नहीं कर रहे हो, मतलब क्या सेवरल डेज टू लेकर सेवरल मंथ तक अपने पोजीशन को क्या करोगे, होल्ड करोगे। क्यों होल्ड करोगे, आपको वो जो मूव आने वाला, जो आपके स्विंग्स का जो कैसे इसको चार्ट पे समझेंगे वो भी चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो आपको स्विंग्स का प्रॉफिट मिलेगा, जो हाई होता है जो लो होता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप पोजीशन को क्या करोगे,
कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने तक होल्ड करके रखोगे। क्यों रखोगे? ताकि आपको प्रॉफिट हो, जो भी एंटिसिपेटेड प्राइस में मूव आने वाला है उसकी वजह से। अगर मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल स्टॉक का प्राइस अभी यहाँ पे है, अभी ये सपोर्ट के लेवल पे, अब आपको लगता है कि ये यहाँ से क्या होगा, ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट तक जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे परचेस किया, तो ये जो आपका पूरा टारगेट मिलने वाला है ये एक दिन में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पोजीशन को कुछ दिन होल्ड करना पड़ेगा। और जब आप कुछ दिन पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो इसका चार्ट भी आप क्या करोगे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे। मींस या तो आप वीकली चार्ट देखोगे या फिर मंथली चार्ट देखोगे, डेली पे आप एंट्री करोगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, चार्ट का जो है ना टाइम फ्रेम भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करोगे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सिंपल सा मतलब समझो कि यहाँ पे अब आपको डेली डेली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती है। 24 जो हम लोग मार्केट आवर्स में लगातार स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, ये करने की जरूरत नहीं होती है। आपने एक बार एंट्री कर लिया, अब आपको पता है कि या तो ये मेरा टारगेट हिट करेगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा। टारगेट आपका 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते, एक महीने में मिलेगा। तो आप अभी उसको आराम से आप अपने माइंड को फ्री करके एक महीने तक वेट कर सकते हो। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब कुछ दिनों तक अपने पोजीशन को होल्ड करना, कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों के लिए। दूसरा इसमें कुछ लिखा हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग एक्सपोजेस अ ट्रेडर टू ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क वेयर प्राइस कुड गैप अप और गैप डाउन ओपन। ये चीज आप जब डेली मॉर्निंग में देखते होगे तो मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है, या तो गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा, या फिर फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ट्रेड में मान लेते हैं कि इसको मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। वेट अ मोमेंट, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लेते हैं क्या कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से क्या हुआ, धीरे 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 इस लेवल तक गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस आया, फिर वापस से आया, अब यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, क्लोज हो गया। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया। तो नेक्स्ट डे प्राइस 3 तरीके से खुल सकता है। या तो प्राइस इसी के आसपास कहीं पे खुलेगा, यहीं पे कहीं पे खुल जाएगा, पहला चीज हो सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैट ओपनिंग। दूसरा प्राइस में ओपनिंग क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया ना, प्राइस यहाँ पे खुलेगा, इसका ये ओपनिंग प्राइस होगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, तो अभी प्राइस क्या हुआ, प्राइस में एक गैप अप लगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस में एक गैप अप ओपनिंग हुआ। अगर आप यहाँ पे सेल करके गए होगे, नेक्स्ट डे प्राइस अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे क्या होगा, लॉसेज होंगे, राइट। अब या तो फ्लैट खुलेगा तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यहाँ पे प्राइस खुल गया लेकिन नेक्स्ट डे क्या होगा, प्राइस गैप डाउन खुलेगा इस जगह पे। तो यहाँ से क्या हुआ, जहाँ पे प्राइस ने क्लोज किया था उसके नीचे अगर खुला तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया, बाइंग कर लिया, और नेक्स्ट डे प्राइस क्या हो गया, गैप डाउन ही खुल गया। तो जब वो गैप डाउन खुलेगा, स्टॉक खुले, इंडेक्स खुले, कुछ भी खुले, तो आपने यहाँ पे अगर 100 रुपीज पे खरीदा होगा किसी भी स्टॉक के प्राइस को, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, और जब वो गैप डाउन खुला मतलब क्या हो रहा है, 100 से नीचे खुलेगा, मतलब 80 पे खुले, 85 पे खुले, 90 पे खुले, तो यहाँ पे आपको 5-10 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ठीक है, या तो गैप डाउन खुलेगा, या तो गैप अप खुलेगा, या तो फ्लैट खुलेगा। तो 3 तरीके से ही प्राइस में क्या होगा, ओपनिंग होता है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे या फिर ओवरनाइट ट्रेड लोगे तो उसमें आपको बस यहाँ पे यही दिक्कत आती है। क्या दिक्कत है कि आपको ओवरनाइट का या फिर वीकेंड का रिस्क होगा कि ओवरनाइट मार्केट क्या हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाएगा, आप बाइंग करके गए होगे तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, और जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा आप बाइंग करके गए तो आपको लॉसेज होंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का रिस्क होता है। इंट्राडे में इसका रिस्क नहीं होता है। इंट्राडे में क्या होता है कि आप सेम डे बाई करते हो और सेम डे सेल कर देते हो, तो आपको दूसरे दिन क्या होगा, रात भर में क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बस स्विंग ट्रेडिंग में ये थोड़ा सा आपको दिक्कत है। तो इसके लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पहले से सारी चीजें पता होना चाहिए कि कोई इसका निगेटिव न्यूज नहीं आने वाला हो, कोई ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव ना आने वाला हो। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको इसका जो मूव आने वाला उसके बारे में अच्छे से लगेगी, हाँ ठीक है, अभी जो मैं मेरा सेटअप है, जो मेरा एनालिसिस है, इसके हिसाब से मुझे ये प्रॉफिट देगा, तभी आप क्या करो, स्विंग ट्रेडिंग करो। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रेटेजी है। तो एक स्ट्रेटेजी सबसे पहला वाला हम लोग समझते हैं। पहला क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रिगर का क्या मतलब होता है कि जो भी आपका सपोर्ट है या फिर जो भी आपका रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर उसको मार्केट तोड़ देता है या फिर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर वहां से मार्केट क्या होता है, कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ जाता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट का लेवल अगर टूट जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी स्टॉक का मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। डिक्सन टेक्नोलॉजी खोलते हैं, कोई भी चार्ट ले लो, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ।
स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, 5 मिनट 15 मिनट पे एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे मेरा पहले से एनालिसिस किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको और बड़े टाइम फ्रेम पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ चार्ट प्रॉपर दिखे अच्छे से। ठीक है, अब इस चार्ट को समझने के लिए आपको हार्मोनिक पैटर्न आना चाहिए, बट अभी आपको हार्मोनिक पैटर्न्स आता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग कुछ टाइम के बाद हार्मोनिक पैटर्न ये स्टार्ट करने वाले, तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, मंथली चार्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मंथली का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पे एक कैंडल एक महीने का है, तो यहाँ से क्या है, प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर थोड़ा प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, तो मार्केट क्या था, इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। मार्केट ने इस जगह पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो हम लोगों का बी का लेवल था, जो हार्मोनिक के पैटर्न के हिसाब से एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, अगर मार्केट इसको तोड़ देता तो फिर यहाँ से मार्केट डी के लेवल तक जाता है। तो अभी मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बन रहा है, इसमें अभी 16 डेज क्या है रिमेनिंग है। अभी ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को समझ में आ गया कि ये जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल था, इसका मार्केट क्या कर दिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो अब मार्केट यहाँ से क्या होगा, अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ तक जाएगा। मतलब क्या, ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, रेजिस्टेंस के लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे फिर बायर एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा मंथली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने क्या किया, अपने जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको यहाँ पे तोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद मार्केट अभी रीटेस्ट करेगा, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एंट्री बनेगा। अभी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे कब, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, इनसाइड कैंडल इसका हाई निकाला, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, ये रेजिस्टेंस क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, यहाँ से प्राइस फॉल किया डबल टॉप बनाकर। ठीक है, जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है, जैसे नेक लाइन को ब्रेक डाउन करता है, फिर प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ये चीज मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था, आई होप अभी आपको वो चीजें याद होगी। तो यहाँ से क्या है, रेजिस्टेंस है, इसलिए प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस फॉल किया है। तो अभी क्या है, मार्केट ने इस लेवल के यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद जैसे प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करता है, तो यहाँ पे आपका एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बाइंग प्रेशर आएगी, यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट अपना इस टारगेट के लिए जाएगा। ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। ठीक है, जो मैंने हार्मोनिक पैटर्न लगा रखा है, इसके हिसाब से ये अभी हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, और ये मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे इसका टारगेट हिट होता है, या फिर अगर एनालिसिस हम लोगों का फेल हो जाता है, मार्केट इसके नीचे चला जाता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। वैसे ये चार्ट मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर रखा हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आपको ये चीजें याद होगी। और मैंने जब भेजा था तो मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रहा था, अभी ब्रेकआउट करने के बाद इसमें कुछ अच्छा खासा मूवमेंट आया है, लगभग 2000 पॉइंट का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिमाग में फिट करके रखना, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं और मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को होल्ड करते हैं। अब अगर फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया होता, तो क्या मैं अब इस चार्ट को डेली डेली देखता? ऑब्वियस सी बात है, नहीं देखता, क्योंकि आप यहाँ पे एक वीक का चार्ट है, तो मतलब क्या है, एक कैंडल 1 वीक का है। तो अगर मैं इस रेड कैंडल पे भी एंट्री करता तो 1 वीक 2 वीक 3 वीक और ये 4th वीक अभी चल रहा है, तो 4th वीक तक हम लोगों को ये प्रॉफिट मिला। अब मुझे पता है कि ये टारगेट, तो मेरे को पता है कि ये टारगेट मेरे को 3 महीने 4 महीने तक मिलेगा, तो अभी मैं इसको बार बार डेली डेली तो देखूंगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक स्विंग का प्रॉफिट कर रहे हैं। स्विंग बोले तो अब ये स्विंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया तो इस स्विंग का ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। अब यहाँ से मार्केट इस पूरा ऊपर तक जाएगा तो ये स्विंग का लो पॉइंट होगा और ये स्विंग का हाई पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्या है, एक स्विंग है, जो हम लोगों को इम्पल्स करेक्शन बोलते हैं ना, जो हमारा इम्पल्स होता है फिर दूसरा करेक्शन होता है, उसको हम लोग एक स्विंग्स भी बोल सकते हैं, स्विंग का हाई या फिर स्विंग लो, उसी के ये पड़ा स्विंग ट्रेडिंग, मतलब एक स्विंग का हम लोग प्रॉफिट करेंगे। अब यहाँ से जो मार्केट नीचे की तरफ आया, अब क्या ये एक दिन में आया? नहीं आया, एक कैंडल एक वीक का है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 6 वीक लगे, मतलब एक महीने से ज्यादा यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। अगर टॉप पे कोई भी सेल किया तो इसको यही प्रॉफिट लेने में टोटल कितने पॉइंट का यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेजर करते हैं। अगर उसने एक्जैक्टली रेजिस्टेंस पे सेल किया होगा तो उसको 733 पॉइंट का क्या एक दिन में मिला? ऑब्वियस सी बात है, 733 पॉइंट का प्रॉफिट उसको एक दिन में नहीं मिला, कितने दिन मिला? 6 वीक में मिला है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 वीक तक अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, तो वहां पे उसको बोलते हैं ये स्विंग का प्रॉफिट कर रहा है। अगर मैं इस रेड कैंडल पे एंट्री करता, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद, तो अभी जो मेरे को प्रॉफिट होता 377 पॉइंट का, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, तो क्या ये एक दिन में मिला या एक घंटे में मिला या एक दिन में मिला?
नहीं मिला। कितने दिन में मिला? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक में मिला। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। अभी हम लोगों का टारगेट क्या है? ये डी पॉइंट है। अगर यहाँ से मार्केट इसको रीटेस्ट करता है तो फिर यहाँ से ये टारगेट हम लोगों को मिलेगा। उस मिलता है नहीं मिलता वो तो चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारा था स्विंग ट्रेडिंग। अगर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, और जब तक हम लोगों को टारगेट नहीं मिलता तब तक हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो ये तो पहला स्टॉक था। मैं आप लोगों को कुछ और दूसरे स्टॉक में दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप इसमें देखो, अब ये हमारा क्या वीकली टाइम फ्रेम पे है और ये हमारा क्या अपोलो हॉस्पिटल का है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ से प्राइस नीचे है, फिर यहाँ से प्राइस एक ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा क्या था? स्विंग का लो पॉइंट था। ये हमारा स्विंग का क्या है? हाई पॉइंट है। अब हम लोगों को पता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक इम्पल्स बोलेंगे। इसका ये क्या आया? करेक्शन आया। आप लोगों को पता है हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, वो चीज़ें मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझना, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है। तो ये हमारा क्या है? लो पॉइंट है, और ये हमारा हाई पॉइंट है। तो ये हमारा क्या है? एक इम्पल्स है, मतलब एक स्विंग है। इस स्विंग का ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। इसका ये करेक्शन आया। मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो फिबोनाची का एरिया होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, गोल्डन जोन से प्राइस ज़्यादातर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। अगर आप इस केस में देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। प्राइस यहाँ से आया नीचे, 50% के लेवल को इस कैंडल ने टच किया, और यहाँ से ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया है। ठीक है, अभी ये वापस से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 50 से लेकर 60 के बीच का, तो इसको हम लोग सपोर्ट एरिया भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा एरिया क्या है? डिमांड एरिया। ठीक है, मतलब इसको हम लोग सपोर्ट भी बोल सकते हैं। और सपोर्ट पे लोग क्या करते हैं? बाइंग करते हैं। सपोर्ट पे बायर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे बाइंग होती है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब मान लेते हैं कि ये आपका टारगेट है, आपने यहाँ पे बाइंग किया, तो क्या आपका टारगेट एक दिन में मिला? नहीं मिला। हम लोग मेजर करते हैं कि अभी तक ये कितने पॉइंट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। अगर मैं यहाँ पे मेजर करूंगा तो 370 पॉइंट के ऊपर की तरफ गया है। तो क्या 370 पॉइंट ये एक दिन में गया? नहीं गया। कितने दिन में गया? मान लेते हैं इस कैंडल पे आपने एंट्री किया, तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, एक महीना लगा इसको 300 पॉइंट मूव करने में। अभी अगर मान लेते हैं ये हमारा पूरा टारगेट होने वाला, तो अगर आपने यहीं पे एंट्री किया होगा तो आपका टारगेट मेजर करते हैं टोटल कितने पॉइंट का बन रहा? 600 पॉइंट का बन रहा। तो आपका 300 पॉइंट अगर एवरेज मिले तो वो आपका कितने दिन में मिला है? 4 हफ्ते में, मतलब एक महीने में। तो आपको अगर पूरा टारगेट लेना है तो अगर इसका आप एवरेज निकालो तो आपको कितने दिन वेट करना पड़ेगा? 4 8 हफ्ते, मतलब 2 महीने आपको प्रॉपर वेट करने पड़ेंगे। तो ये 2 महीने का क्या है? इस 2 महीने का आपको स्विंग का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये लो पॉइंट होगा, फिर ये हमारा हाई पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब अगर मान लेते हैं ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है, 50 से लेकर, अब मार्केट यहाँ से नीचे आता है और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसका तोड़ देता है। मार्केट अगर इसको तोड़ देगा, 60 के भी लेवल को तोड़ दिया, तो गोल्डन जोन के नीचे आ गया। तो अब ये हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो जब कभी भी हमारा कोई भी सपोर्ट का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर प्राइस वहां से क्या होता है? नीचे की तरफ जाता है। तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, फिर हमारा ये जो इंपॉर्टेंट टारगेट होगा यहाँ तक प्राइस आएगा। तो क्या ये जो आपको पूरा मूव मिलेगा नीचे साइड का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको एक दिन में मिलेगा? नहीं मिलेगा एक दिन में, क्योंकि आपको इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे तो आप यहाँ पर 1 महीने 2 महीने के लिए निश्चिंत हो जाओगे। 1 महीने 2 महीने तक आपको डेली सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठ के स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होगी। तो जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है दिन भर स्क्रीन देखने का, तो वो ज़्यादा बेटर करते हैं क्या? स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं। उनको लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं सही लगता है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रिगर, मतलब कोई भी सपोर्ट हो या फिर कोई भी रेजिस्टेंस हो, उसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर 5 मिनट 15 मिनट पे चार्ट देख रहे हो और उसका ब्रेकआउट आप लोगों को मिल गया, वहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे तो उसका जो मोमेंटम है ना, वो सेम डे ही मिल जाएगा। दूसरे दिन अगर आप होल्ड कर रहे हो पोजीशन को तो दूसरे दिन गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। लेकिन अगर सपोर्ट को मार्केट तोड़ देता है तो हाईयर चांसेस होते हैं कि गैप डाउन खुले। अगर रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ के ऊपर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर हाईयर चांसेस होते हैं कि मार्केट गैप अप ही खुले। तो जहाँ पे हाईयर प्रोबेबिलिटी है आपको हमेशा उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये पहला जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया। अभी मुझको बताओ, जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाया ये सब लोगों को क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। सब लोगों को क्लियर है? सब लोगों का आवाज नहीं आया। 42 लोग हो क्लास में बट आवाज ओके फाइन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होता है, उसके बाद हम लोगों को क्या होता है? कुछ मोमेंटम
मिलते हैं। अब जो हम लोग दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या है, यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न which identifies support and resistance level and potential reversal। अभी मैंने आपको एक फिबोनाची का भी एग्जांपल दिखाया था, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था अपोलो हॉस्पिटल के ही चार्ट में। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया है, ये क्या है, यहाँ पे मैंने बस फिबोनाची ही लगा रखा है, ठीक है। सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन है, ज्यादा लाइन मार्क करके चार्ट पे नहीं रखना है। सिंपल सा एनालिसिस फिबोनाची के इस दोनों बीच का क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट का भी लेवल है, देख सकते हो आप। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, इसका ब्रेकआउट मिला, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे बायर एक्टिव अपने आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिबोनाची लेवल्स को भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, पोटेंशियल रिवर्सल। तो पोटेंशियल रिवर्सल का क्या मतलब होता है कि हमारे जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं ना, सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स अपना एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनाते हैं, मतलब PRZ जोन बनाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं PRZ जोन, मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वहां से क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। तो अब ये PRZ जोन कैसे क्रिएट होता है, कहाँ से रिवर्स करता है, कहाँ पे बनता है, ये सारी चीजें क्या होगा आपको, जब मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा तो वहां पे मैं समझा दूंगा कि पोटेंशियल रिवर्सल क्या होता है। अभी मैं आपको सिंपल सा क्या बताएं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बाकी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी दिखाया कि हम लोग क्या करेंगे, अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट और हार्मोनिक ट्रेडिंग एकदम बेसिक से सीखेंगे, मतलब जो भी चीजें मैं आपको बताया, अभी तो स्विंग ट्रेडिंग समझ रहे हैं, बट उसके बीच में ये यूज हो रहा है, लेकिन फिबोनाची और हार्मोनिक पे मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, तो वो आपको वहां पे और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि पोटेंशियल रिवर्सल क्या होता है, जो हम लोगों का जोन बनता है वहां से प्राइस रिवर्स हो जाता है, कैसे बनता है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो यूज करते हैं, गोल्डन जोन हुआ, ठीक है, या फिर 1.618 का लेवल होता है, ये सारे क्या होते हैं, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग सेलिंग या फिर बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका था स्विंग ट्रेडिंग करने का। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद, दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करो या पोटेंशियल रिवर्सल को यूज करो। इसको यूज करने का तरीका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या था, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज हैज टू कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको लगता है कोई भी स्टॉक है, लाइक रिलायंस मान लेते हैं, अब आपको पता है कि रिलायंस का कल क्या आने रिजल्ट आने वाला है, और आपको पता है कि रिलायंस बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए हैं, तो अगर कल इसका रिजल्ट आएगा तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आज मान लेते हैं 2400 एक शेयर का दाम चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आपने रिलायंस कंपनी का शेयर आज बाई कर लिया, और कल के डेट में अगर रिलायंस कंपनी का न्यूज पॉजिटिव आ जाता है, तो रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा बहुत स्पीड में। तो अगर आपको पहले से पता हो कि कोई भी कंपनी का जो न्यूज आने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या फिर निगेटिव पड़ेगा, वैसे तो ये पहले पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपको लगेगा हाँ, ठीक है, अगर रिलायंस कंपनी का आपको बहुत दिन से आप उसका एनालिसिस करते हुए आ रहे कि पिछले 5 साल से इसका जब कभी भी रिजल्ट आ रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में बहुत अच्छा अपसाइडेड मूवमेंट मिलता है। तो ये आपने पास्ट के रिजल्ट, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखे थे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, अगर आप पिछले 5 साल का रिपोर्ट देखोगे कि 5 साल से जब कभी भी इसका रिजल्ट आता है तो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आने के बाद इसमें बहुत अच्छा एक अपसाइडेड का मूवमेंट मिलता है, और कल भी इसका न्यूज आने वाला, तो हायर प्रोबेबिलिटी क्या है, हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि कल भी इसका न्यूज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जब न्यूज पॉजिटिव आएगा तो इसमें क्या होगा, अपसाइडेड मूवमेंट मिलेगा। तो आज अगर 2400 पर शेयर चल रहा है तो आज आप इसको बाई कर लोगे, कल इसका न्यूज पॉजिटिव आया, आपका एनालिसिस सही हुआ, अपसाइडेड मूवमेंट उसमें लगा अच्छा खासा, 2500 पे वो चला गया, तो आपको पर शेयर यहाँ पे 100 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव न्यूज आने वाला है किसी भी कंपनी को लेकर, तो वहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक का प्राइस पॉजिटिव आता है, न्यूज पॉजिटिव आता है, तो उसमें फिर अच्छा खासा रैली लगता है, और वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 वीक 2 वीक तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन के लिए फिर होगा, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे लोग अपना क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं, और जब वो बाइंग होना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा लोग बाइंग करेंगे, तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। और कोई ऐसे स्टॉक है जिसका आपको पता है कि पिछले 5 साल से इसका रिजल्ट क्या लगातार निगेटिव आ रहा है, और जब कभी भी निगेटिव आता है तो ये अच्छा खासा नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें आप सेलिंग कर दोगे, सेल करोगे, मार्केट फिर कंटिन्यूसली नीचे जाएगा, निगेटिव न्यूज आएगा, तो फिर आपको वहां पे भी प्रॉफिट होगा। तो ये चीजें आपको क्या होगी, पहले से पता करके लगानी होगी कि इसका पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, सारी चीजें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो।
तो मैंने आपको सिंपल सा 3 तरीका बताया। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस, ज़्यादा प्रेफर करो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही करने का, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका हमेशा साथ देगा, ये बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस धोखा देगा, बहुत कम, रेयरली ऐसे होंगे जो कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको धोखा देंगे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क करना सीख गए, उस पर आपको सही तरीके से ट्रेड करना आ गया, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो हमारा पीआरजेड बनता है हार्मोनिक पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। बट अभी मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बता सकता हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉलो करो, पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनेगा उसको फॉलो करो। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ तो आप 3 महीने में एक बार आते हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं, तो आप क्या 3 महीने में एक ही बार एंट्री बनाओगे? इट इज़ नॉट जरूरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों आपको हमेशा डेली एंट्री किसी किसी स्टॉक में मिलेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, डेली नहीं तो वीकली तो मिल ही जाते हैं। अब इतने सारे स्टॉक से आप उसका एनालिसिस करो, देखो बहुत सारे स्टॉक, अपना वॉच लिस्ट बना के रखो। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स लाइक डिक्सन है, अपोलो है, कोफोर्स है, ब्रिटानिया है, वेदांता है, आरबीएल बैंक है, पावर ग्रिड है, डी मार्ट है, सन फार्मा है, अशोक लीलैंड है, दीपक नाइट्रेट है, हीरो मोटर कॉप है, सुजोन है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिसको मैं ऐड करके यहाँ पे रखा हुआ हूँ। इस सारे स्टॉक्स का मेरा एनालिसिस किया हुआ है। अब मैं इसमें देखता रहता हूँ हर 2-3 दिन पे कि हाँ जो मेरा एनालिसिस है वो सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। डिक्सन का मैंने दिखा लिया, अपोलो का दिखा लिया, आप कोफोर्स का देखो। सारे स्टॉक में मैं क्या करता हूँ ना, अपना एनालिसिस करके रखता हूँ और मैं देखता रहता हूँ कि हाँ अभी यहाँ पे आप देखो, इसमें मेरा एक हार्मोनिक पैटर्न्स लगा हुआ था। अभी अगर आपको मैंने थोड़ी देर पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या दिखाया था कि जो बी का लेवल होता है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर इसका मार्केट तोड़ता है बी के लेवल को, तो वो कहाँ तक जाता है? डी के लेवल तक जाता है। मैंने एग्जैक्टली आपको थोड़ी देर पहले उस चीज चार्ट पे दिखाया। अब सेम एग्जांपल यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया, इस बी के लेवल के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट डी के लेवल तक गया, जो आपका प्रॉपर टारगेट था वो आपको मिला। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, आपने इस कैंडल पे एंट्री किया, मतलब मंडे 26 जून को आपने एंट्री बनाया यहाँ पे। अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री मारा और आपका टारगेट ये डी पॉइंट है, तो क्या आपको टारगेट एक दिन में मिला? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिला। अब हम लोग देखते हैं कितने दिन में मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वीक में आपका ये प्रॉपर टारगेट मिला है। तो 10 वीक तक आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा। क्या ये एक दिन में मिला? नहीं मिला। अभी मैंने डिक्सन में दिखाया था ना, अभी मैं आपको वापस से वो चार्ट दिखाता हूँ, फिर कोफोर्स दिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो इस चार्ट को, अभी ये बी के लेवल को तोड़ा है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था, अभी ये डी की तरफ जा रहा है, अभी रीटेस्ट करके वापस ये डी के तक जाएगा, कंफर्म है। अब मैं वापस आता हूँ कहाँ पे, कोफोर्स पे। एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ, सेम जो हमारा हार्मोनिक पैटर्न लगा था, बी के लेवल को मार्केट ने तोड़ा और डी तक गया। अब जो हमारा डी होता है ना, वो रिवर्सल होता है। डी पॉइंट जो हमारा बनता है ना, ये रिवर्सल पॉइंट बनता है। अब यहाँ से मार्केट क्या होता है ना, नीचे की तरफ आता है। अब नीचे की तरफ आने के लिए यहाँ पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बढ़िया सा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना हुआ है, और ये कहाँ पे बना है, एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे बना है। ये जो हमारा है ना पूरा एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का लेवल है, और रेजिस्टेंस के लेवल पे क्या बना है, एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। यहाँ से आपके नीचे का ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, ठीक है, और सेकंड टारगेट ये हमारा होता है। लेकिन ये टारगेट मिलने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत इसको वेट करना पड़ेगा, एक दिन में ये टारगेट नहीं आने वाला है। लेकिन जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट ने इसका अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये हमारा टारगेट था, मार्केट ने इस टारगेट को टच कर दिया। इस टारगेट के बाद यहाँ से अब हम लोगों को सेलिंग करना होता है, क्योंकि ये जो हमारा डी होता है ना, ये कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अब हम लोग नीचे की तरफ एंट्री करेंगे, क्योंकि ये रिवर्सल पॉइंट है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल। तो ये हमारा क्या है ना, पीआरजेड जोन यहाँ पे बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। और पोटेंशियल रिवर्सल जोन का मतलब क्या होता है, रिवर्स करेगा। तो रिवर्स कहाँ करेगा, अगर ये अप साइडेड मूवमेंट है तो इसका रिवर्सल क्या आएगा, डाउन साइड आएगा। तो प्राइस फिर यहाँ तक मिलने वाला, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ स्टॉक्स है जिस पे आप अपना एनालिसिस करो। जब आप इस पे एनालिसिस करोगे, मैं पहले ही एनालिसिस किया था, इसका तोड़ेगा मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। और जब ये चार्ट पे जो चीज़ आप एनालिसिस कर रहे हो वो सेम चीज़ अगर चार्ट पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाए ना, तब आपको अंदर से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ जो चीज़ मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना वो सही जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, डेली एटलीस्ट 10-12 स्टॉक के एनालिसिस करो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। आप ब्रिटानिया का देखोगे तो ब्रिटानिया पे भी मेरा एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सिंपल सा हार्मोनिक पैटर्न लगा हुआ है। तो 38 से लेकर ये 50 का बीच है, तो ये हमारा गोल्डन जोन होता है। अभी प्राइस यहीं पे घूम रहा है, अगर यहाँ प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एज अ सपोर्ट वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा एज अ सपोर्ट वर्क नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस मैंने
कहाँ से इम्पल्स लगाया, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है। इस पूरे इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है, मतलब इस इम्पल्स का ये करेक्शन हो रहा है, तो 38% से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है नहीं हो सकता, वो हम लोग टाइम बताएगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोगों को प्रॉपर एनालिसिस नहीं है तो हम लोगों को एंट्री नहीं करना होता। अब ये हमारा क्या है, वेदांता है, ठीक है, तो इसको मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था, एग्जैक्टली मुझको याद है। अब इसका एनालिसिस क्या है, अब देखो सिंपल सा है। अब ये हमारा क्या है, थोड़ा सा बेयरिश साइन है इसमें। अब यहाँ पे चार्ट को आप देखो, एनालिसिस करके रखो, सिंपल सा हार्मोनिक पैटर्न है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ से प्राइस नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। अभी अगर मार्केट इस बी के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो ये कहाँ तक आएगा, इस डी तक आएगा, और फिर इस डी से क्या होगा, मार्केट रिवर्स करेगा अपसाइडेड के लिए। लेकिन अभी इसमें टाइम है, आने में इसको टाइम है, यहाँ तक ये आए, फिर यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। इस एंट्री के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपसाइडेड का ट्रेड लेंगे। तो अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी हम लोगों का एंट्री नहीं बनना, ये हमारा क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर इसको तोड़ता है फिर इस टारगेट के लिए एंट्री करेंगे, और यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ बुलिश साइन दिखते हैं तो फिर यहाँ से हम लोग अपसाइडेड का प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे स्टॉक का एनालिसिस करो। जब आप स्टॉक का एनालिसिस करके रखोगे तो आपको काम आएगा। आप डेली देखो, डेली नहीं तो हर 2 दिन 3 दिन पे देखो कि हाँ वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ को फॉलो करोगे तभी जाकर कुछ आपको इससे फ़ायदा होगा। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था स्विंग ट्रेडिंग का। नेक्स्ट है हम लोगों के इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग क्या करेंगे, थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ सीखना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मुझको आप लोग बताओ कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाया सब लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। यस आवाज़ बस 2 ही लोगों का आया यार। क्लियर है यस सर। क्लियर है सर। स्विंग ट्रेडिंग में थीटा टिके नहीं होता। नहीं, इसमें थीटा डीके नहीं होता, क्योंकि आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका थीटा डीके होता है, यहाँ पे तो आप बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक साथ समझ लो आप। तो इसमें थीटा डीके नहीं होगा ना, आप स्टॉक को परचेज कर रहे हो, उसके अंडरलाइंग एसेट को परचेज नहीं कर रहे हो। ओके सर हेलो बोलिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे रिटेस्ट होने के बाद हमें कैसे फाइंड होगा कि अब ये ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट हो चुका है, अब हम एंट्री ले सकते हैं? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ जा रहा है बार बार। ओके ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चार्ट। देखो रीटेस्ट का क्या होगा ना, जब कभी भी कोई भी लेवल ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद जब वो रीटेस्ट करेगा ना तो वहां पे आपको कुछ बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। जब कभी भी आपको बुलिश कैंडल देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि ये क्या हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे स्टॉक में वैसा कुछ आ जाए जो ब्रेकआउट के बाद अभी रीटेस्ट कर रहा हो तो मैं आपको दिखा पाऊँ। वेट अ मोमेंट, अगर कोई भी एक ऐसा स्टॉक मुझको मिल जाए, सन फार्मा है ये, ठीक है, इसका तो ब्रेकआउट हो गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो इसका ब्रेकआउट हो गया है। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। इस चार्ट को देखोगे तो इसका क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद इसको रिटेस्ट, लेकिन एंट्री कब बनेगा, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये भी हमारा एज अ रेजिस्टेंस है। बट इसमें आपके क्वेश्चन का मुझको आंसर नहीं मिलेगा। अशोक लीलैंड देखते हैं, वेट इसमें होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ था। हाँ अब देखो इस चार्ट को आप ध्यान से देखो। अभी मार्केट ने, मान लेते हैं ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और इस जगह पे जो हमारा प्योर रेजिस्टेंस का लेवल था, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, ऊपर एक ग्रीन क्लोजिंग दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका ब्रेकआउट है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, अभी ये क्या कर रहा है, रीटेस्ट करने के लिए ही आ रहा है नीचे की तरफ। तो अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे उतना वेट नहीं करना, आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस लेवल के नीचे होगा। तो अब आपको मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्क करता हूँ। अब देखो, अगर ये आपका स्टॉप लॉस है जो अभी मैंने मार्क किया 144 का लेवल, और मार्केट में आप यहाँ पे एंट्री करो, तो यहाँ से जब आप मेजर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब प्राइस क्या होगा कि रीटेस्ट करने इस लेवल को आएगा, तो यहाँ पे आप अगर एंट्री करोगे तब आपका स्टॉप लॉस तो सेम यही लेवल रहेगा, तब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा। और यहाँ पे जब ये रीटेस्ट करेगा ना तो आपको यहाँ पे कैंडल को नीचे से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। रिजेक्शन क्या बोलते हैं कि जैसे ये कैंडल जो नीचे की तरफ आया ना, तो यहाँ पे क्या था, ये वापस ऊपर जाकर क्लोजिंग हो गया, मतलब यहाँ पे कौन थे, बायर थे, इसको क्या हुआ, नीचे से रिजेक्शन मिला, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग हुई थी ना, तभी तो ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजेक्शन मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, इस कैंडल को देखो रिजेक्शन मिला,
ऊपर से इसको सेलिंग प्रेशर हाई था, तो आपको पता चला कि अच्छा इसमें क्या है, रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से फिर प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा ना कि समझ में आएगा कि जब आपको नीचे से रिजेक्शन, अगर ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा मतलब सेलिंग प्रेशर हाई है, अगर अभी यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको बॉटम से रिजेक्शन मिले, यहाँ पे फिर नीचे इसको टच करके वीक बना दे और वो ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे, तो समझ जाओ कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया, अब यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। तो रीटेस्ट करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी ये नीचे है ना, तो आप यहाँ पे कैंडल के क्लोजिंग का वेट कर लो, कैंडल के क्लोजिंग को देखो कि वो कैसे क्लोज कर रहा है। अगर ठीक है, अगर उसमें क्लोजिंग बहुत अच्छे तरीके से आ रहा, मतलब इसको बॉटम से रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, बायर लोगों ने क्या किया, बाइंग करना स्टार्ट किया, इसलिए यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका टारगेट क्या होगा, इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वही हमारा यहाँ से ऊपर टारगेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टारगेट डिसाइड करना है। लेकिन रीटेस्ट का आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जब कभी भी प्राइस आएगा तो आपको कैंडल के बिहेवियर को देख के समझ में आएगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, अब ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, अब ये जो कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया ना, ये एग्जैक्टली इसी लेवल के पास अगर क्लोजिंग दे दिया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उतने ज्यादा बायर एक्टिव नहीं है, बायर ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर अगेन यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो आपको कैंडल के बिहेवियर से समझ में आ जाएगा। अब वही सेम एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये कैंडल जब नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे इतने ज्यादा बायर एक्टिव थे कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, ये ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ से फिर प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। अब इस कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन मिला, मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, इसलिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ से मार्केट देखो इसका ब्रेकआउट हो गया, पहले इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था, पहले यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग भी ऊपर मिल गया। अब ये रीटेस्ट करने आएगा, तो कैंडल के बिहेवियर से आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि हाँ ये ब्रेकआउट रियल है, मतलब रीटेस्ट पे हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा कैंडल बन जाए कि इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ, अब यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बन जाए कि ये रेड कैंडल है ना, अब मान लेते हैं ये रेड कैंडल डायरेक्ट नीचे आ गया और यहाँ पे उसकी क्लोजिंग आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये हम लोगों को फियर पैदा करेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाता, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर फिर ज्यादा हाई हो जाता है, तो यहाँ पे फिर आप ट्रैप हो जाओगे। लेकिन एग्जैक्टली अगर इसी जगह पे वीक बन जाए, एक हैमर टाइप का कैंडल स्टिक बन जाए, बुलिश पिन बार बन जाए, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर लोगे। तो आप इस चीज को फॉलो करो, तब आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, समझ में है ये चीजें आप लोगों को? तो सर ये जो डोजी बनी थी, इसके ऊपर रिटेस्ट के बाद इसके ऊपर लेंगे एंट्री डोजी की हाई पे? हाँ, अगर वहां पे कोई भी कैंडल बन रहा है डोजी, तो डोजी का जैसे हाई निकाले तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ ट्रेडिंग में कि हाँ अब हम यहाँ पे अपना बाय करके रख रहे हैं। प्लानिंग तो आपको पहले से करना पड़ेगा ना। अगर आपका कोई डोजी कैंडल स्टिक बना, डोजी छोड़ो, अगर बुलिश पिन बार बना, तो बुलिश पिन बार का जो हाई कैंडल है या फिर बुलिश पिन बार से पहले वाला जो कैंडल है उसका जो हाई पॉइंट है उसको आप मार्क करके रखो, जैसे मार्केट उस लेवल के ऊपर जाए वहां पे आप तुरंत ट्रेड में एंट्री मार दो। ठीक है, नहीं जैसे कि अभी बना हुआ है ना वो वाला कैंडल, जैसे मान लीजिए कोई ये जो डोजी बना हुआ है ना, इसकी हाई की बात कर रहा हूँ। नहीं तो फिर यहाँ पे आप रीटेस्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा फिर इस डोजी के हाई को निकालेगा फिर आप ट्रेड में एंट्री करो, तो आप यहीं पे एंट्री मारो। फिर आप वेट क्यों कर रहे हो रीटेस्ट का? आप रीटेस्ट का वेट क्यों करते हो, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। रीटेस्ट का कोई भी इंसान वेट इसलिए करता है ताकि उसका स्टॉप लॉस छोटा हो। अगर अभी आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे तो अकॉर्डिंग टू रूल आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, ये वाला लेवल है। क्लियर? यस यस। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनता है वो मैं आपको यहाँ पे मेजर करके दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे, अगर आप वहां पे एंट्री कर रहे हो, मतलब डोजी के हाई का निकाला, तो आप मान लेते हैं डोजी के हाई का निकाला, आप वहां पे एंट्री करो, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितने पॉइंट का बना, 47 पॉइंट का। यस यस यस। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज पता है कि मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, अब ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप यहीं पे एंट्री करोगे ना। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनेगा वो मैं आपके सामने यहाँ पे मेजर करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे एंट्री किया, तब आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगी टोटल 22 पॉइंट की। तो आप 47 पॉइंट स्टॉप लॉस देकर ट्रेड में एंट्री करोगे या फिर 22 पॉइंट देकर स्टॉप ट्रेड में एंट्री करोगे। आपने यहाँ पे एंट्री किया, अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आया, रीटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट अगेन नीचे आया, तो आपका 47 पॉइंट का लॉस होगा। लेकिन अगर आप रीटेस्ट पे एंट्री कर रहे हो फिर भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको सिर्फ 22 पॉइंट का लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? रीटेस्ट पे जो
यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल के पास जो कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग का तो वेट करना पड़ेगा ना हमें, वो कहाँ क्लोज करेगी? उस कैंडल के क्लोजिंग का बस आप वेट करो। अब क्लोजिंग का कैसे वेट करोगे? मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, अभी नीचे आ रहा, जैसे ये कैंडल लगातार नीचे आ रहा, फॉर एग्जांपल मानते हैं 2 दिन बचेगा, जी तो उसके बाद अगर इसमें नीचे से रिजेक्शन मिला, जैसे इस ग्रीन कैंडल में क्या था, नीचे से रिजेक्शन मिला ना, तो अगर जी ऐसा जी ही यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता है और यहाँ पर वो वापस आकर क्लोजिंग कर देता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं भी देता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से ये नीचे आया, फिर अगेन थोड़ा सा ऊपर जाकर इस जगह पर भी अगर ये क्लोजिंग देगा, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बायर है, तभी तो यहाँ से लास्ट में प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, तो यहाँ पे आप ट्रेड तो में एंट्री कर लोगे। एंट्री कहाँ पे? वहीं पे जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहीं पे एंट्री हो जाएगी। बस आपकी एंट्री क्लोजिंग पे ही करनी है। अब इसका ठीक हाई है, निकालेगा, फिर आपको ट्रेड में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि ठीक रूल है के ठीक है, बस हिसाब ये से तो बस ये है ठीक है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट। कैंडल का क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको ये भी चीजें बताई ना कि अगर ये कैंडल नीचे आकर और इस जगह पे क्लोजिंग दे दे, तो फिर आपको एंट्री नहीं करनी है यहाँ पे। इसलिए ओके नहीं ओके करनी क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गई है, और अगर देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस आना रीटेस्ट चाहिए। करते करते कंसोलिडेट भी करता है, 5-6 कैंडल्स बन जाती हैं ऐसे ही डेली टाइम फ्रेम में। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे बनोगे, लेकिन अभी हम लोग तो एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो हाँ कैंडल भी हाँ मंथली टाइम फ्रेम का देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टारगेट मिलेगा वो भी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका टारगेट नहीं मिलेगा, तो आपको डेली वीकली का। मैं तो मैं तो ज्यादातर ये सेटअप जो है जितने भी आपने बताए अब तक, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके डेली टाइम फ्रेम पे लेता हूँ। तो हाँ वहाँ पर देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, आप डेली होप और टाइम ये फ्रेम पे एंट्री फोमो बना करोगे। रहता है। मैं आपकी बात समझ गया, आप डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री करोगे, लेकिन आपको कैंडल मंथली टाइम फ्रेम का भी देखना है कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कैसा कैंडल बना है। मान लेते कि मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गया और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हैमर बना, तो फिर वहां पे एंट्री आपका नहीं बनेगा। ओके ओके ठीक ओके। है, आपको अगर आपने मंथली पे चार्ट पे एनालिसिस किया, तो एक बार मंथली का भी कैंडल देख लो कंफर्मेशन के लिए, ताकि आपका जो एनालिसिस वो प्रॉपर सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई डाउट? जी सर। बोलिए। सर हम्म, सर वो डेली टाइम पे एंट्री लेना है सर। कितने टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो, मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? मैं सर बोल रहा हूँ जब वीकली और मंथली पे मैं एनालिसिस करूंगा और डेली पे एंट्री लूंगा। हाँ, डेली पे भी आप एंट्री ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली पे एंट्री लेने से पहले आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल्स को भी देखोगे, उसकी क्लोजिंग का वेट करोगे कि हाँ वो कैसा क्लोज है, अच्छा क्लोजिंग है या फिर नहीं है, बेयरिश से स्ट्रॉन्ग है, बुलिश से स्ट्रॉन्ग है, कैंडल्स के बिहेवियर को देखो। उसके बाद फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री कर लो। जी सर, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पहले मंथली पे करूंगा, उसके बाद वीकली पे, उसके बाद डेली पे एंट्री लूंगा। आपको एनालिसिस जो करना है ना, वो मंथली पे करना है, फिर डेली पे करना, फिर मंथली पे करना, वीकली पे करना और डेली पे करना। अगर आप सेम चार्ट को देखोगे, तो ये एनालिसिस मेरा मंथली पे किया हुआ है। अगर आप इस सेम चार्ट को मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कर दूंगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस कैंडल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा नहीं। अभी देखो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इसका ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, अभी ये रीटेस्ट कर रहा है, तो जब ये रीटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक बना। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हो या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कोई हैमर कैंडल दिख जाए या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश पिन बार दिख जाए, तो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है, लेकिन उसके साथ साथ मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखना है कि वो कैसा कैंडल है। लेकिन एक चीज समझो, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हैमर कैंडल स्टिक बन जाएगा ना, तो जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल होगा ना, उसमें नीचे से अपने आप क्या हो जाएगा ना, रिजेक्शन मिला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल इंपॉर्टेंट है। आपका लेवल कौन सा है ये, अगर यहाँ पे हैमर बनेगा तो हैमर का क्लोजिंग कहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होगा। तो अगर आपका हैमर का क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है और मंथली टाइम फ्रेम का जब आप कैंडल्स देखोगे, तो उसका भी क्या होगा, यहाँ पे तो वीक ही बना रहेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे क्या रिजेक्शन मिला हुआ है, और जब रिजेक्शन मिला तो मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे। समझ में आया? जी सर। फाइन, तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करो। वॉल्यूम्स हमारा देखो बहुत सारे लोग वॉल्यूम को यूज करते हैं कि हाँ वॉल्यूम मुझको अगर ज्यादा मिलेगा तभी मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा। आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है आप नहीं करोगे, सबकी अपनी अपनी एक एनालिसिस होता है। मैंने आज तक वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज नहीं किया, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि मेरे को कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, मैं सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। और मैं नहीं यूज करने का आपको मैं रीजन बताता हूँ क्या है।
यूज करने का रीजन क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पे नीचे, मान लेते हैं आपकी वॉल्यूम अभी इंक्रीज नहीं है, तो वॉल्यूम बढ़ रही है घट रही है आपको प्रॉपर उसी वक्त समझ में नहीं आएगा, वो थोड़े टाइम के बाद ही आपको समझ में आएगा। अगर अभी लाइव मार्केट चल रहा है यहाँ पे, तो आपको उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कितनी बाइंग हो रही है या फिर कितनी सेलिंग हो रही है, वो आप उसका पता नहीं चलेगा, वो आपको थोड़ा देर के बाद पता चलेगा। तो ये आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन जब आप इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम करोगे तो वहां पे आप 100% ट्रैप हो जाओगे वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करोगे तो, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि एंट्री नहीं बनेगी, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, लेकिन दूसरे ही मिनट में इतने स्पीड में मार्केट ऊपर जाएगी, जब वो ऊपर जाना स्टार्ट होगा ना तो अपने आप वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होता है? जब देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको देखने के बाद लोग और बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, और जब और बाइंग करेंगे तो फिर वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो आप दूसरे का वेट क्यों कर रहे हो, इस चीज को समझो। आप यहाँ पे अगर दूसरे का वेट करोगे तो आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट पहले छूट जाएगा, और जब वो छूट गया तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। 50 पॉइंट आपको मोमेंटम मिलना था, जिसमें से 30 पॉइंट आपने इंडिकेटर की वजह से वेट कर लिया, 20 पॉइंट का टारगेट मिला। लेकिन अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज ही नहीं करोगे, सिंपल प्राइस सेक्शन को फॉलो करोगे। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आपका अच्छे से डाउट क्लियर होगा। देखो यहाँ से मार्केट जब नीचे आएगा, यहाँ पे अगर हैमर बनेगा तो आपको क्या यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा कि बहुत ज्यादा बाइंग हुई है? कभी नहीं दिखेगी। आपको वॉल्यूम यहाँ पे कब बढ़ता हुआ दिखेगा पता है? जब इसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तभी आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वॉल्यूम बढ़ेगा ऊपर की तरफ, उसके बाद आपके प्राइस के अंदर मूवमेंट आएगा। ये वॉल्यूम हमेशा प्राइस के साथ मूव करता है, कभी प्राइस से पहले मूव कर ही नहीं सकता है। यहाँ पे बाइंग प्राइस एक्शन के हिसाब से होगी तभी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम तभी इंक्रीज होती है जब यहाँ पे बाइंग होती है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वॉल्यूम पहले बढ़ जाएगा, आपका प्राइस यहीं पे है, फिर आप भी यहाँ पे एंट्री कर लो क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। भाई साहब, जब वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना तो प्राइस यहाँ पे आपका रुकेगा ही नहीं, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जब वॉल्यूम इंडिकेटर का वेट कर रहे हो तो आपकी एंट्री लेट हो रही है, जब आपकी एंट्री लेट हो रही है तो आपका ये जो पूरा मोमेंटम था ना, ये छूट चुका है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करने से मेरे साथ यही दिक्कत आ रहा था, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ। अगर इसके अलावा आपके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो आप करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मत करो, मैं किसी को ये चीजें नहीं बोलता हूँ कि आप मत यूज करो। आप अपने हिसाब से करो जो आपको बेटर लगता है। मेरे को नहीं यूज करने का मैं आपको रीजन बताया। अगर आपको लगता है कि ये एक जेन्युइन रीजन है नहीं यूज करने का, इसकी वजह से मैं भी ट्रैप होता हूँ, तो आप मत करो। बाकी आपकी इच्छा है, आप भी सीखो। मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो जो आपको बेटर लगता है। मेरे को जो बेटर लगता है वो मैं करता हूँ। क्लियर है? थैंक यू सर। थैंक यू। बस एक बात और कहना चाहूँगा, जब स्टॉक सिलेक्शन का थोड़ा वाला इसके लिए तो बस आपको बैठ के टाइम ही देना पड़ेगा। ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे, ये तो मुझको भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू खोला, यहाँ से ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद इसको मैं काट दिया, उसके बाद यहाँ पे गया स्टॉक वाले सेक्शंस में। अब यहाँ पे मेरे को बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं। अब मैं इसमें से कोई भी जो मेरे को लगता है ठीक है, मैं उस स्टॉक को खोलता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ। अगर लगता है कि इसमें एंट्री बन रही है तो मैं एंट्री करूंगा, नहीं बन रही तो उसमें एनालिसिस करके छोड़ दूंगा। जब जैसे कि आज फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर दोनों ही अप ट्रेंड में थे, चाहे नीचे गिरा हो या गिरा हुआ, तो थोड़ा इसमें सेक्टर वाइज भी जा सकता है स्टॉक सिलेक्शन। आप सेक्टर वाइज भी जा सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा बस यहाँ पे स्टॉक्स देखता हूँ जो मेरे को लगता है। अभी तक मैंने जो यहाँ पे ऐड करके रखा वो सिंपल इसी तरीके से एनालिसिस करता हूँ। अब मैं अगर मेरे को टाइम मिलेगा, मैं यहाँ पे बैठा, तो अब इसमें से मान लेते हैं वोडाफोन है, तो मैं अब इसका चार्ट खोल दूंगा यहाँ से। अब चार्ट खोलेगा, अब इसको ध्यान से देखूंगा, इसमें कोई एनालिसिस है। अब मैं चार्ट को देखूंगा, यहाँ पे मेरा क्या एनालिसिस बन रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, उसको मार्क करके छोड़ दूंगा। यहाँ से फिर उसको मैं क्या करूंगा, वॉच लिस्ट में ऐड करके, अब जब मेरी यहाँ से एंट्री बनेगी तो इसमें मैं एंट्री करूंगा, नहीं बनेगी तो नहीं करूंगा। और उसके बाद जब हाँ, सिंपल में मेनली चार्ट बाय चार्ट ही, ऐसे कोई ट्रेंडिंग स्टॉक तो मैं सर्च नहीं करता हूँ। सारे चार्ट को देखता हूँ, जो बेटर लगता है एनालिसिस करके छोड़ दो। देखता रहता हूँ कि हाँ उसमें एनालिसिस मेरा सही जा रहा है, गलत जा रहा है, गलत जा रहा है तो क्यों जा रहा है, सही जा रहा तो फिर सही है। क्या ये बात सही है जैसे कि ये एप्लीकेशंस जितने आप मार्केट क्लोज होने के बाद एप्लीकेशन के लिए कि आज ये क्या ये बात सही है कि आने वाले टाइम में वो और ट्रेंड होगा? अब इसकी गारंटी नहीं है ना बॉस, इसकी गारंटी कैसे, इसकी गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है कि कल वो बढ़ेगा? कुछ भी हो सकता है रात भर में, क्या पता। आज 4% बढ़ गया, हाँ वो आप कर सकते हो, बिल्कुल वो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लगा यार कोई 5% इंक्रीज हो गया, अच्छा लगता है कि कल भी बढ़ सकता है, तो आप उसका एनालिसिस कर लो। देखो चार्ट को खोल के क्या लगता है उसमें, आपके एनालिसिस के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, आप ये भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर आज आपने जो ट्रेड लिया था वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। मैंने आज जो ट्रेड लिया था ना उसका सिंपल सा लॉजिक भाई, मैं आपको ग्रुप में चार्ट भी भेजा था, आपने देखा नहीं, मैं दिखा देता हूँ। तो वो बैंक निफ्टी का चार्ट था, ठीक है। और इसमें जो मेरा एंट्री बना था, मैं इसका पहले कर देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री मारा था। तो इसमें जो मेरा पॉइंट बना था ना, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारा गोल्डन जोन होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, यहाँ से प्राइस हायर चांसेस क्या होता है ना, रिवर्स कर जाते हैं, ठीक है। तो अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ सबसे पहले तो। अब इस चीट को देखो, अब इसका भी जो हमारा एनालिसिस था चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अब देखो इसमें क्या है कि हम लोगों को क्या करना था, गोल्डन जोन, मैं गोल्डन जोन जहाँ भी देखता हूँ ना भाई बिंदास ट्रेड करूंगा। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के लिए जो मेरा लो पॉइंट था ना वो फ्राइडे का लो था और आज का हाई पॉइंट था। तो फ्राइडे का हमारा लो कौन सा है, ये हमारा फ्राइडे का लो है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब यहाँ से मैं फिबोनाची लिया। फिबोनाची लगाने का क्या तरीका है, जो हमारा लो पॉइंट होता है उसको कंसिडर करना। तो हम मेरा लो पॉइंट ये वाला है, तो ये मेरा लो, और जो मेरा हाई पॉइंट है ये वाला है। तो लो से लेकर मैंने हाई तक लगाया। अब 50 से, ये 50 का लेवल है और ये 60 का लेवल है। मैंने यहाँ पे दो लाइन मार्क किया। 50 से लेकर 60 के बीच में जो हमारा जोन होता है वो हमारा क्या होता है, एक गोल्डन जोन होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मेरे को पता है कि ये हमारा 50 का लेवल है, ये मेरा 60 का लेवल है। यहाँ पे एक एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। प्लीज म्यूट कर लो यार, जो भी अनम्यूट करके रखे हुए हो प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 50 का लेवल था, ये 60, ये हमारा गोल्डन जोन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैं 15 पास्ट प्राइस के एक्शन के, हाँ लो हाई तो आपको पास्ट का ही लेना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से आप प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि गोल्डन जोन होना है, तो गोल्डन जोन का मतलब ये कि हमने पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन दे दिया है जोन में रेजिस्टेंस या सपोर्ट का। हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस होना नेसेसरी है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो वो आपका गोल्डन जोन फेल हो जाएगा, फिर वहां पे मार्केट रुकेगा ही नहीं। वो हमारे लेवल नहीं है, फाइनल लेवल से हमारे पास प्राइस के अकॉर्डिंगली बनेंगे। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में पूछ रहा था। हाँ लेबल्स आपको पास्ट के, अब देखो पास्ट प्राइस के हिसाब से क्या है, ये हमारा एक एज अ सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि ये हमारा बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। ब्रेकआउट तो एक अच्छा मोमेंटम आया, मतलब आज सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारा हाई पॉइंट था, ये भी एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या है, जो 50-60 के बीच का लेवल आ रहा है फिबोनाची के हिसाब से, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, मींस पास्ट प्राइस के एक्शन के हिसाब से भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को डबल कंफर्मेशन मिलता है। पहला तो पास्ट प्राइस के हिसाब से सपोर्ट है, दूसरा फिबोनाची के हिसाब से क्या है, गोल्डन जोन है। और जब वो गोल्डन जोन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे मैं एंट्री करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस लेवल को मार्क कर लिया। अब मैं 15 मिनट के कैंडल्स को देखा कि यहाँ पे क्या है, बॉटम से देखोगे तो दोनों कैंडल, ये जो रेड कैंडल है और ये बहुत बढ़िया, इसको नीचे से रिजेक्शन मिला था। तो मेरे को ये चीज क्लियर हो गई थी कि अब यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं टारगेट कैसे डिसाइड करूंगा। टारगेट कैसे डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका है, अगर मैं इस पूरे इम्पल्स का 50% में एंट्री कर रहा हूं, तो ये जो हमारा नया इम्पल्स है ना, इसके ऊपर जो 50% का लेवल आएगा वो हमारा क्या होगा, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, क्योंकि वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा तरीका, अब ये हमारा बॉटम कंफर्म हो गया और ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, ऊपर से नीचे में फिबोनाची लगाऊंगा और ऊपर जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का एरिया था, देखो ये 60% का लेवल था और ये 50 का और ये 60 का, ये हमारा क्या हो गया, गोल्डन जोन। अब ये गोल्डन जोन एज अ सपोर्ट नहीं, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, नीचे आया ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे कौन बैठे होंगे, सेलर, सेल करे, मार्केट में मोमेंटम आया। लेकिन ये वाला मैं एंट्री नहीं किया था, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा रूल है, फर्स्ट ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो गया, दूसरे ट्रेड में एंट्री नहीं करने का। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट मैंने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा टारगेट होने वाला है, तो मैंने टारगेट मार्क किया। अब ये टारगेट को देखोगे तो ये कल का हाई भी है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो अब मेरा एंट्री कंफर्म, मेरा टारगेट कंफर्म। अब यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बना, एक हैमर टाइप का भी कैंडल बना। मतलब इतना कंफर्म है कि यहाँ पे बुलिश तो है भाई, मतलब बायर तो यहाँ पे एक्टिव है। तो अब यहाँ पे मैं इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंट्री किया, बस दो ही कैंडल है, मेरा प्रॉफिट हो गया था। दो ही कैंडल में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया और जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा था। एक्जैक्टली प्रॉफिट का अमाउंट नहीं, लेकिन उसको आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एंट्री भेज दिया था, प्रॉफिट देखो बहुत सब दिखाते हैं, ठीक है, बट मैं आपको एक्चुअल वो दिखाऊंगा कहाँ पे मैंने एंट्री मारा, कहाँ पे मैंने एग्जिट मारा, कितने प्राइस पे मैंने एंट्री किया था और कितने प्राइस पे मैंने एग्जिट मारा था। 215 पे एंट्री किया था और 270 पे मैंने एग्जिट मारा था। तो उसका मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दिया था। टाइमिंग भी वहाँ पे मेंशन होती है ताकि आपको समझ में आए कि टाइमिंग भी एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। जिनका भी क्वेश्चन था
सर मेरा क्वेश्चन का हाँ समझ में आ गया होगा क्या? एसएल मेरा एसएल बस मेरा यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा था। अगर देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहता, लेकिन इतना इस पे मैंने एंट्री मार रखा है ना कि मेरे को पता है कि इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस की बात करोगे तो मेरा 60% एग्जिट मार्केट, अगर यहाँ पे मैंने एंट्री करा और ये इस लेवल तक आ जाता तो मैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता। और यहाँ से कैलकुलेट भी मैंने किया था तो मेरे को ज़्यादा पॉइंट का लॉसेस नहीं हो रहे थे, और मेरा जो टारगेट था वो ये पॉइंट था, तो उसके हिसाब से मेरा रिस्क रिवार्ड सही था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री मारा और यहाँ पे मैंने बस एग्जिट कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन और क्या था यहाँ पे? सर अभी आप रिकॉर्ड वीडियो अपलोड नहीं कर रहे क्या? अभी तक नहीं कर रहा था, बट आज से करूंगा, क्योंकि ये जो सेशन हो रहा है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको अभी थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, देख लेना आप लोग जब भी आपको टाइम मिले तो। ओके, तो आज से जितने भी सेशन होंगे ना सब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, आज से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मेरे को टाइम का भी प्रॉब्लम था, तो मैं नहीं कर पा रहा था, बट आज से सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएगी, सारी वीडियोस भी अपलोड हो जाएगी, और लाइव मार्केट में भी मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 वीडियो एंट्री की बनाकर मैं आप लोगों को दे दूं। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? किन्हीं का कोई भी डाउट? नो सर। ओके ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। अगर हम लोग उस चीज के कैपेबल है तभी हमको इंट्राडे करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।